मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल है उसकी नहीं आप FIR कटवा सकते। तो मैं सबसे पहले तो अपनी कौम से और अपने लोगों से, अपनी सारे इंसाफ के निज़ाम से जो जानते हैं पाकिस्तान का आइन क्या है, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है, कि वो यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आइन के अंदर ये इजाज़त देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस हैं, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आज़ाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे जो हर महज़ब माशरे में होते हैं। मुझे एक बड़ी हैरत हुई कि DG ISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं वो कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मुझे ज़रा हैरत है कि क्या इसके ऊपर DG साहब आपने कोई तवज्जो दी? आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूँ कि ये जज 2 नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी 2 नंबर है। अगर वो कोई कहे कि PTI के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है तो मैं कहूँ तुमने सारी PTI को करप्ट कह दिया। ये इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी, वो फिर साबित हो गया कि यहाँ तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहाँ। और जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता वो आज़ाद नहीं होता। तो वो कौम जिसमें इंसाफ नहीं, वो गुलाम रहती है, और गुलाम कौमों ऊपर परवाज नहीं कर सकती। ये मैं जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में देखो, ये तासुर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह। पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। लेकिन मेरा पहला पॉइंट ये है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शल, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हैं जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि मैं पहले भी, ये पूरा इसका एक पैटर्न है,
یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ جی یہ کہ فلانا اس میں انوالوڈ ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں. وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے. وہ کون نکالتا ہے, وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے. ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے, یہ انویسٹیگیشن میں آئے گی. اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے, مریم صفدر, مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا. ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر, ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کرتی ہے. اس کے بعد میں پبلک میں جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے, انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند, اس نے جنون میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی. کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے, آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. کون سے لوگ جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں. ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی, ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات ابھی, اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے. میرے سامنے یہ سارے ہیں. یہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں, وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے. ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے, وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین, وقار ستی, وہ 6:02 پہ اس کی, مرتضیٰ سلنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے, حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے, جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے, سما 6 بجے اس کی بھی 6:04. اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے, وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری, پولیس ہماری, لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے. وہ جو بندوق چلانے والا ہے, ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے. کون؟ پولیس. ہم پولیس سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمیں پیچھے سے پریشر تھا. آئی جی وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی, وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی. ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے. کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے. وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا کہ ڈب کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن, میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں. لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر, وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جس در انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. نمبر 2, میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا. ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے. اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ, کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا. اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے. اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے, اس کی پوری انویسٹیگیشن. تیسری جو سائفر ہے, اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے. آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈرامہ تھا.
अगर ड्रामा था तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, हमने तो ऑर्डर कर दी थी कमीशन फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करे। हमने तो स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास इन्वेस्टिगेट करें। तो अब सवाल ये है कि क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई? क्यों डरे हुए इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि आप जो सारी बात बार बार कहते हैं कि जी हर किस्म की आती है कि जी ये तो आते रहते हैं ऐसे साइफर। मैं एक मुल्क दुनिया में नहीं जानता जिधर इस तरह का कोई साइफर आए जी एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो क्यों नहीं इसके ऊपर आगे बात की? जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि मुदाखलत हुई है और डिमार्च कर रही है, तो ISPR क्यों कह रहा है कि जी ये तो कोई ड्रामा हुआ है? तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा सीरियस चीज है। इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है। ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी? और चौथी, जो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ के जरूर इंक्वायरी करें। पहले आजम खान स्वाति को जिस तरह उन्होंने पोते और पोतियों के सामने मारा, उसने हर फोरम पे ये बोला है कि उसको पहले आके पकड़ के मारा सुबह के 3 बजे, फिर उसको एजेंसीज के, और उसने नाम लिया है इसका, ये डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल, इसका नाम लिया है कि इसने और उसके बाद ISI को हैंडल किया जो इसके नीचे थी, और उसको नंगा करके मारा, और नंगा करके मार के उसको कह रहे थे कि ये बताओ ये इमरान खान से भी ये होगा, और जब उसको तकलीफ हुई थी वो हंस रहे थे। एक ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान के सेनेटर को एक उसने तनकीद कर दी सारी दुनिया में, जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक कंपेयर होता है कि क्या किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज़ है, जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब जो ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आजम स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे क्या के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस भाग पहुंच गए हैं लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियाँ बीवी की वीडियो बना के उन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपना इज्जत करनी है पाकिस्तान में, तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमजोर के साथ। रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहाँ जो मर्जी कर लें, कि एक कोई ऑफिसर बैठा हुआ है ISI का, वो इस तरह की
नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई उसको कहे तो वो ISP आया कि जी फौज की तौहीन कर दी है, उसको कुछ और कुछ कहे तो जी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ हो गया, आपके ऊपर जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर गद्दारी लग जाएगी, जो मर्जी लगाना लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं, हमें एक आज़ाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से। तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आज़ाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आज़ादी देता है, क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आज़ादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आज़म स्वाति से जो याद रखें, सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का FIR नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हल्के हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते। अगर फौज के अंदर इस तरह के लोग हैं और उनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, ये फौज की बेहतरी है। अगर आप अपने इदारों के अंदर कोई भी करप्ट या जराइम पेशा लोगों को निकालते हैं, आपके इदारे मजबूत होते हैं। अकाउंटेबिलिटी से सारी दुनिया जानती है कि जमहूरियत की कामयाबी इसलिए है कि जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी है। जो सारी बरतानिया की जमहूरियत जो हमने अपनाई हुई है, उसकी बुनियाद थी मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा क्या थी कि ताकतवर को बादशाह के ऊपर भी कानून लागू करो, नहीं तो वो कानून के ऊपर था। तो वो सारी स्ट्रगल जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की होती हैं, वो रूल ऑफ लॉ की होती हैं कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहाँ ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं कि यहाँ ऐसा कोई क्रिएट कर दिया खौफ का कि लोगों के जहनों में डाल दिया है कि जी ये लोग, ये तो बस इनको तो कुछ कहे ना, जो मर्जी करें कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज मजबूत होगी जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी। पाकिस्तान फौज कमजोर नहीं होगी, वो कमजोर इस तरह हो रही है जब इस तरह का आदमी हरकत कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जुडिशल कमीशन बने और ये चीजें जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स कही टेक अप करें। और मेरा लास्ट पॉइंट, हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब यह प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना। मैं पिंडी खुद दूंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। और मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूं कि आप सारों ने एक चीज समझ लेनी है कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके, और हमने ये जो मैं बार बार कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, ये हमें आज़ाद करता है, ये हमारा कलमा हमें आज़ाद करता है। आप जिस वक्त किसी से डर के अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, मेरी नज़र में वो शिर्क है। ये सारी कौम के लिए हमें अब इस वक्त सबको ये अपना खौफ हटाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम ये कौम पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम है, और हम ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, और जिसने हम मुल्क का सारा पोटेंशियल ख़त्म कर दिया है कि हम आज बेकारियों की तरह दुनिया में फिर रहे हैं, उसकी ये वजह नहीं है कि यहाँ वसाइल नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ इंसाफ ही नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। और इसलिए ये वक्त है
حقیقی آزادی لینے کے لیے آپ میرے ساتھ سب آئیں, سارے پہنچیں. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا, اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا اپنی, جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے, اور پھر باقی ہمارے لیڈرز, پرویز خٹک, کے پی سے, اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی, اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس نے. کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے, ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ ڈرا کے دھمکا کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے, پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب بن سکے. پاکستان زندہ باد.